हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड पीजीटी का ज्योग्राफी का पेपर। और ये पेपर हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 तारीख को पेपर हुआ था, 4/9/2023 को पेपर हुआ था। और इसकी आंसर की आज ही जारी हुई है। तो ये देखिए, हमारा नाम यहाँ पे है और ये हमारा ही पेपर है। इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। और झारखंड 2023 की ये भर्ती है। इसमें कुल 164 सीटें थीं ज्योग्राफी विषय की, 164 सीटें हैं ज्योग्राफी विषय की। तो आइए बिना देर करते हम प्रश्नों को देखते हैं कि आखिर झारखंड में पीजीटी भूगोल से संबंधित पेपर कैसे आता है और किस तरह के क्वेश्चन इस बार 2023 में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, 1941 के बाद कुल कस्बों में उल्लेखित वृद्धि झारखंड में क्षेत्रों की ऐतिहासिक वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण है। फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। और तो इसका सही उत्तर आयोग ने सब में, प्रत्येक क्वेश्चन में उसने आयोग ने दे दिया है। तो इसका सही उत्तर बी है। आंसर की हमने डाउनलोड की है, लेकिन इस आंसर की में गलती ये है कि इसमें जो हमने अपना आंसर लगाया है उसको शो नहीं किया गया है। जो आयोग ने माना है केवल उसी आंसर को दिया गया है। हालांकि ये पेपर सीबीटी मोड पे हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो हमारी भी आंसर की इसमें दे देनी चाहिए कि हमने कौन सा ऑप्शन लगाया है और आयोग ने कौन सा ऑप्शन माना है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसमें कैंडिडेट का आंसर नहीं दिया गया है। जो आंसर आयोग ने माना है केवल वही दिया गया है। तो आप सभी प्रश्नों के नीचे उसका उत्तर देख सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की है वो। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उस अयस्क का नाम बताइए जो झारखंड के गुआ और नोआ मंडी खनन के क्षेत्रों में उत्पादित होता है। तो वो है लौह अयस्क। लौह अयस्क झारखंड के गुआ में और नोआ मंडी में खनन किया जाता है। अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस मिट्टी का नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन द्वारा तीव्र निक्षालन के कारण कम उपजाऊ हो जाती है। कौन सी मिट्टी है? तो वो मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द से आच्छादित भूमि से एक क्षेत्र को दर्शाता है। क्या इसमें सही आंसर है? सही आंसर आप लोग सबका सामने लिखा ही गया है, देख भी सकते हैं, जंगल। यानी झारखंड शब्द जंगल से आच्छादित भूमि के एक क्षेत्र को दर्शाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर का, झारखंड में खेती के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जो स्थानांतरित कृषि होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कुरुआ। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, कुल मिट्टी की नमी की मात्रा जिस स्तर पर स्थिति का समर्थन करती है उससे नीचे कम होने को सूखा कहा जाता है। कैसा सूखा कहा जाता है? कृषि सूखा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जितने भी प्रश्न देखेंगे, इस बार जब हमने पेपर दिया था तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक, देखिए यहाँ इस वाले क्वेश्चन में भी फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है। इस तरह से मोस्टली 80 से 90% क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक करके क्वेश्चन दिया गया है। और आप क्वेश्चन का स्वरूप पूरा पेपर देखने के बाद समझ जाएंगे कि किन पोर्शन से अधिक क्वेश्चन उठाया गया है। हालांकि बदलते परिवेश, बदलते समय के साथ क्वेश्चन का पैटर्न भी बदला है, आप आगे देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूखा पर्वत श्रेणी से बाहर किए जाने वाले क्षेत्र के लिए सिंचाई के अंतर्गत होने वाली सकल फसली क्षेत्र का प्रतिशत है कितना है? 30%। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में देश का सोना जमा है। देश का कितना % सोना जमा है बिहार में? तो ये बताना है। इसका सही उत्तर है सी, जबकि हमने अपने हिसाब से बी माना था, लेकिन भाई सोना यहाँ पे अधिक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइड रूप में पाए जाने वाले लौह अयस्क का एक प्रकार क्या है? तो वो है लौह ऑक्साइड। ठीक, ये तीनों के तीनों गलत हैं, ये नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, वह स्थान जो तांबे के खदान स्थल
के लिए लोकप्रिय है? तांबे की खदान स्थल के लिए लोकप्रिय कौन सा है? खेत्री है। ये मोस्टली लोग जानते होंगे जो ज्योग्राफी विषय से हैं। और इसमें कुल 150 प्रश्न है, ये आपको बता दें हम 150 प्रश्न है, इसलिए हम प्रश्न को तेज़ी से पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे आज। तो आइए हम जल्दी से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और भारत में कुल बॉक्साइट उत्पादन का योगदान 15% से अधिक है, कहाँ? गुजरात। इसका सही ऑप्शन गुजरात है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में नवादा ज़िले में पाया जाता है, क्या पाया जाता है बिहार राज्य में नवादा में? तो नवादा में पाया जाता है अभ्रक। ठीक, ये नवादा ज़िला जो है हमारा कोडरमा से सटा हुआ है और झारखंड में कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ दिया उसने बिहार के नवादा से। तो हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी के विशाल भंडार हैं। दामोदर घाटी ये भी झारखंड का ही क्वेश्चन है। तो दामोदर घाटी किसका विशाल भंडार है? कोयले का है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ पर पहला लोहा इस्पात उद्योग माना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं भारत में ही है, भारत के जमशेदपुर में। इसके बाद हम आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग भारत के आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा आवश्यक प्राथमिक और बुनियादी उद्योग है। दूसरा, सीमेंट का जो आर्थिक विकास के लिए सीमेंट उद्योग है वो दूसरा सबसे बड़ा आवश्यक और प्राथमिक बुनियादी उद्योग है सीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16वां है। प्रश्न नंबर 16वां है, भारत दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए किस नंबर पे एल्युमिनियम है? तो एल्युमिनियम दूसरे नंबर पे है। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा है, कौन सा उद्योग है जो सबसे बड़ा है सभी औद्योगिक क्षेत्रों में? तो वो है अभियांत्रिकी उद्योग यानी इंजीनियरिंग उद्योग। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कठोर चमकदार कोटिंग है जो अस्थिर विलायक से सेल्यूलोज डेरिवेटिव या प्राकृतिक रेजिन को घोलकर बनाई जाती है, वो कौन सी चीज़ है? तो इसका सही उत्तर है लैकर। और इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत का रेशम उत्पादन उद्योग मिलियन लोगों को रोज़गार देता है, कितने मिलियन लोगों को रोज़गार देता है रेशम उत्पादन उद्योग? तो इसका सही उत्तर है 9.6। देखिए इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक हैं, तो आप प्रश्न को देखते जाइए और उसके स्वभाव को समझते जाइए। विश्व में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, बताइए? तो कुल 8 हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास समाजों में प्रमुख आर्थिक तनावों पर प्रकाश डालता है, बताइए? पूंजीवाद। जो औद्योगिक विकास पूंजीवाद समाजों के लिए प्रमुख आर्थिक तनावों में प्रकाश डालता है। ठीक, देखिए सब क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक मिलेंगे। इस बार का पैटर्न बहुत ही अलग था झारखंड JSSC में PGT का ज्योग्राफी के लिए। खैर आप क्वेश्चन देखिए, झारखंड के मूल रूप में एक ग्रामीण क्षेत्र है और उस राज्य के कुल भारतीय आबादी का निवास करता है। झारखंड मूल रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है और उस राज्य में कुल भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 24% निवास करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जनसंख्या 3,29,88,134 है और झारखंड राज्य का घनत्व कितना है ये बताना है। तो झारखंड राज्य का घनत्व कितना है? 414 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। इसके बाद हम आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत गाँव में रहता है? कितना प्रतिशत गाँव में रहता है? तो झारखंड की कुल आबादी का कुल 75.95% गाँव में रहता है। तो झारखंड का पेपर, झारखंड स्पेशल इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे झारखंड PGT में। और किस तरह के क्वेश्चन हैं आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो जनजाति मतलब वो जनजाति में से कौन सी जनजाति जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है झारखंड में निवास करती है, तो वो कौन सी है? संथाल जनजाति है। ठीक, वो संथाल जनजाति है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड
अस्थिरता और जनजातीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना खनिज संपदा के अनियोजित दोहन से ग्रस्त है। किसके कारण बताइए? ये राजनीतिक कारण ही है, जिससे यहाँ पे खनिज संपदा होने के बावजूद भी यहाँ इतनी अस्थिरता बनी हुई है। और झारखंड में शहरीकरण के स्तर में 2001-2011 के बीच की वृद्धि दर्ज की गई। शहरीकरण में कितनी वृद्धि हुई है इन 10 सालों में, 2001 से 2011 के बीच में? तो 1.181% की वृद्धि हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री ध्रुवता के बजाय प्लेटों का इतिहास महाद्वीपीय क्रस्ट में दर्ज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उलटफेर का परिणाम है। क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्थल मंडली। स्थल मंडली यहाँ पे भर करके आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है? तो ये है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन अवसादी चट्टान है। इसके बाद हम बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगला प्रश्न, स्लैश अपरदन प्रतिनिधित्व करने वाला जल अपरदन का कौन सा चरण है? तो यह चरण है, पहला ही चरण है स्लैश अपरदन। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्स्ट स्थलाकृति शामिल है? तो बताइए किसमें कार्स्ट स्थलाकृति शामिल है? सिंक होल कार्स्ट प्रदेशों में पाया जाता है। उवेल्स और डोलाइंस, ये तीनों के तीनों सही उत्तर हैं। इसके बाद इसमें हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 10,000 किलोमीटर ऊंचा तक फैला हुआ है हमारा वायुमंडल। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना को विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। तापमान के आधार पर बताना है, तो इसका सही उत्तर है चार परतों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, के घूर्णन मतलब किसके घूर्णन के द्वारा लगाए गए बल को कोरियालिस बल के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगाए गए बल को कोरियालिस बल के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान होते हैं, क्षेत्रों में महासागरों के उत्पन्न होते हैं, महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और चार्ल्स वॉरेन थॉर्नथवेट हैं जिन्हें वनस्पति के अनुसार जलवायु क्षेत्रों को वर्गीकृत किया। तो इसका सही उत्तर है ए, जलवायु विज्ञानी हैं वो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सराउंडिंग किस मामले में दी जाती है? ये सराउंडिंग क्या होता है? तो ये खांचेदार प्रकार के कुएं जो होते हैं, ये सराउंडिंग उस मामले में दी जाती है। इसके बाद बोल्डर, कोबोल, बजरी, रेत मिट्टी वर्गीकरण के घटक हैं। ठीक, बोल्डर, कोबोल, बजरी, रेत मिट्टी वर्गीकरण के घटक हैं। तो ये हैं भारतीय मिट्टी वर्गीकरण के घटक हैं। इसके बाद सवाना वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो के लगभग आधे हिस्से को ढकता है। किसके? अफ्रीका के। तो अफ्रीका में सवाना घास पाई जाती है, इसलिए अफ्रीका में हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फसांड वन्यजीव अभयारण्य में है जिसमें स्तनधारी 16 प्रजातियां और पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। तो कौन सा? ये पशु वर्ग का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडी धाराएं आमतौर पर किस ओर चलती हैं? ठंडी जल धाराएं आमतौर पर किस ओर चलती हैं? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीप शेल्फ महाद्वीप प्लेट के कोमल ढलान वाले समुद्री विस्तार हैं जिसके विस्तार मार्जिन और खाड़ियों पर कब्जा है। तो इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा समुद्र और खाड़ियों का कब्जा है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं, समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध तरीके से उठना और बैठना क्या कहलाता है? तो ये सभी लोग बता लेंगे, ये ज्वार कहलाता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रंग के समुद्री तलछट जैविक मूल के होते हैं। किस रंग के?
तो जैविक मूल के सफ़ेद रंग के जो तलछट होते हैं वो जैविक मूल के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में को परभक्षी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो उसका सही उत्तर है चील। चील जो है परभक्षी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उस पर लागू पारंपरिक सीमाओं के भीतर 4 मिलियन वर्ग मील या 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन सा है? तो ये है यूरोप। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चयवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद एक प्रक्रिया है जो इन धारणा पर आधारित है कि पर्यावरण कुछ बाधाएं निर्धारित करता है। तो इसमें एक संभाव्यता जुड़ जाएगी। संभाव्यतावाद, निश्चयवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद एक प्रक्रिया है जो इस धारणा पर आधारित है कि पर्यावरण कुछ बाधाएं निर्धारित करता है, ये लोग मानते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल या मानव विज्ञान की एक शाखा है जो मानव समुदायों और संस्कृतियों के बीच स्थानिक संबंधों का अध्ययन करती है। तो इसका सही उत्तर है भूगोल। मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक, इसके आगे प्रश्न आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निरक्षरता को दूर करने में भाग लेना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन। निरक्षरता दूर करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन तब होता है जब लोग राज्य के, इसमें क्या रहेगा, राज्य के को पार करते हैं और न्यूनतम समय के लिए होस्ट राज्य में रहते हैं। तो क्या पार करते हैं? वो सीमाओं को पार करते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या कार्टोग्राम दुनिया की एक प्रस्तुति है जहां देशों का आकार भूमि के वितरण के अनुसार नहीं बल्कि लोगों के वितरण के अनुसार खींचा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भौगोलिक प्रस्तुति है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का प्राथमिक और स्पष्ट कारण जन्म और मृत्यु के बीच के कारण है क्या? असंतुलन। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का प्राथमिक और स्पष्ट कारण जन्म और मृत्यु के बीच असंतुलन के कारण है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासों घनिष्ठ रूप से निर्मित होते हैं और इनका सीधा संबंध किससे होता है? तो ये होता है भूमि से। हमारा अगला प्रश्न है, को उस प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है जिसके द्वारा बड़ी संख्या में लोग अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से केंद्रित हो जाते हैं, जिससे शहर और पैटर्न बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है शहरीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में ना कहा जाता है। इसके आगे आप प्रश्न पढ़ लीजिए, तो शहरीकरण इसमें भरा जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिवासियों के प्रकारों में शहर, नगर और महानगरी और मेगा महानगर शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर है शहरी। अधिवासियों के प्रकारों में शहर, नगर, महानगर शामिल होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रिंज को उपनगरीय विकास, शहरी कॉरिडोर और आवासीय विकास और ग्राम पंचायतों से पहचाना जाता है। तो शहरी फ्रिंज को। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, भूगोल राजनीतिक प्रक्रियाओं के किसी भी स्थानिक रूप में असमान परिणामों के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है राजनीतिक। फिर इसके बाद क्षेत्रीय सीमा का मतलब एक ऐसी जगह जहां विशेषताएं या अभिलक्षण बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं? भौगोलिक। आप प्रश्न की रूपरेखा और प्रश्न के नेचर को समझ रहे होंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा है ज्योग्राफी में। न्यूटन के छल्ले में केंद्रीय फ्रिंज होते हैं, बताइए। बी, डार्क होते हैं। न्यूटन के छल्ले में केंद्रीय फ्रिंज डार्क होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल अन्य रैखिक बलों के अंगीकार करने के लिए उत्पादन के स्थान पर केंद्रित करने के विकसित होने वाली गतिविधियों के
भूगोल का अध्ययन है आर्थिक भूगोल। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधन एक पदार्थ है जो पृथ्वी का वह हिस्सा बनाता है जिसकी लोगों की आवश्यकता होती है और जिसे वे अहमियत देते हैं, तो वो भौतिक है। संसाधन एक भौतिक पदार्थ है। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण से विभिन्न देशों के बीच असमानता भू राजनीतिक तनाव हो सकता है, तो वो है आर्थिक, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानता और भू राजनीतिक तनाव हो सकता है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास की सीमा का अर्थ है अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कचरे को अवशोषित करने और कच्चे माल को फिर से भरने के लिए की सीमाएं हैं, तो ये हैं पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विटिल्सी का क्षेत्र का वर्गीकरण सबसे स्वीकृत वर्गीकरण है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित वेरिएबल्स दोनों का उपयोग करता है, तो ये है कृषि। विटिल्सी ने कृषि का ही बारे में बताया था, तो इसका सही उत्तर कृषि है। बाकी हमारा अगला प्रश्न है, कृषि कार्य की जगह का सिद्धांत कृषि भूमि के उपयोग के संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकेशन। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेबर का सिद्धांत जिसे स्थान त्रिकोण भी कहा जाता है के निश्चित स्थान, किसके, बाजार के निश्चित स्थान पर किसी वस्तु के उत्पादन के लिए इष्टतम स्थान की तलाश करता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार के सिद्धांत के अलग सिद्धांत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय की व्याख्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय किसकी, व्यापार की व्याख्या करते हैं। इसके बाद हम आते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र विश्व के इकाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, किसकी, भौगोलिक, प्राकृतिक क्षेत्र विश्व के भौगोलिक इकाई के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इसके बाद जलवायु भौतिक विशेषताएं, पौधों का जीवन और पशु जीवन सभी प्राकृतिक क्षेत्रों के विशेषताओं में योगदान करते हैं, तो इसका सही उत्तर है बड़े। ठीक, सभी बड़े प्राकृतिक क्षेत्रों में विशेषताओं का योगदान करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन और विनिमय में दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये उत्पादन और विनिमय में दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें जैविक प्लास्टिसिटी और एक वातावरण में जैविक रूप से अनुकूलन करने की क्षमता होती है, तो वो होती है इंसानों में। भूगोलवेत्ता अक्सर एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विस्तृत विवरण देते हैं। कौन से भूगोलवेत्ता, तो ये हैं क्षेत्रीय भूगोलवेत्ता, अक्सर एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश जो है एक बंजर भूमि है जिसका क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और उत्तरी गोलार्ध में आधे से अधिक हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है, वो कौन सा देश है, तो भाई सभी लोग जानते होंगे, ये है कनाडा देश। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसमें भौतिक पर्यावरण की सीमा अंटार्कटिक से लेकर के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु तक है, तो वो देश है हमारा यूएसए। यूएसए का जो अलास्का वाला भाग है आर्कटिक क्षेत्र में पड़ जाएगा, अलास्का वाला भाग, और बाकी जो इसका मेन हिस्सा है यूएसए का वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूराल्स, आल्प्स और मुसाला पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं, ये क्या हैं, तो ये हैं पर्वत श्रृंखलाएँ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसने पृथ्वी के कुल भूमि के 10वें हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, वो कौन सा देश है, तो वो है रूस। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जापान एशिया के छोर पर एक द्वीप समूह है, एशिया के किस छोर पे है, तो वो है पूर्वी छोर पे। हमारा अगला प्रश्न है, के भूदृश्य में रेगिस्तान और अर्ध शुष्क भूमि के क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया
के जो भूदृश्य हैं ये इस तरह के हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यूजीलैंड में मुख्य द्वीप है। कितने मुख्य द्वीप हैं न्यूजीलैंड में? तो वो हैं 2। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है औद्योगिक युग के बाद से भूगोल की एक शाखा की रही है। तो वो है, उसका सही उत्तर क्षेत्रीय। ठीक, औद्योगिक युग के बाद से भूगोल यानी क्षेत्रीय भूगोल की एक शाखा रही है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में देश में शामिल है जो पूर्वी भारत में चीन तक फैले हुए हैं। तो कितने देश शामिल हैं? वो हैं 11 देश शामिल हैं जो चीन तक फैले हुए हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम एशिया राष्ट्र शामिल है जिसमें जनसंख्या लगभग 1.3 बिलियन है। ठीक, तो कुल कितने हैं? 7 राष्ट्र शामिल हैं जिसकी जनसंख्या कितनी है? 1.3 बिलियन है। हमारा अगला प्रश्न है दुनिया के सभी बुनियादी स्थलाकृति प्रकार चीन में मौजूद हैं। ठीक, तो ये हैं 5, जो 5 हैं बुनियादी स्थलाकृति प्रकार वो चीन में मौजूद हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं दक्षिण अफ्रीका का अधिकांशतः भूदृश्य ऊंचे समतल क्षेत्रों से बना है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो पठार कहा जाता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्राज़ील की विशेषताओं को 5 मुख्य भू आकृतिक प्रभागों में समूहीकृत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है भौतिक। ब्राज़ील की भौतिक विशेषताओं को 5 मुख्य भू आकृति प्रभावों में समूहीकृत किया जा सकता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा किस भौगोलिक सेटिंग का ग्राफिक निरूपक कहलाता है? किसी भौगोलिक सेटिंग का ग्राफिक निरूपण क्या कहलाता है? तो वो है मानचित्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी भौगोलिक विशेषता के वास्तविक दुनिया में आकार और मानचित्र पर उनकी प्रतिनिधि विशेषता के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पैमाना कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लिखित या मौखिक पैमाना, भौगोलिक पैमाना या भिन्नात्मक पैमाना पर पैमानों के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, मानचित्र। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा मानचित्र स्केल नेविगेशन की मदद करते हैं क्योंकि वे उपयोगकर्ता को स्थानों के बीच वास्तविक निर्धारित करने के लिए अनुमति देते हैं। तो इसका सही उत्तर है दूरी। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भूदृश्यों के मानचित्र किसकी विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए तकनीकों का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है भूमि। अगला प्रश्न है हमारा व्यावसायिक गुणवत्ता वाले मानचित्र मुख्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो ये हैं 3 मुख्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये सब जितने भी ऊपर प्रश्न अभी 3-4 देख रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो अब देखिए इधर ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। मानचित्र पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न विशेषताओं को समझने में उपयोगी है। इसका सही उत्तर है डी, सतह। इसके बाद मानचित्र प्रक्षेप के सामान्यतः प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मानचित्र प्रक्षेप के? तो 3 होते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानचित्र प्रक्षेप के आवश्यक विशिष्ट गुण विरूपण के अधीन होते हैं। तो ये है 5, इसका सही उत्तर है 5। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मानचित्र प्रक्षेपण का उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे महाद्वीपों में जैसे छोटे महाद्वीपों के मानचित्र के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है रिमोट सेंसिंग किसी क्षेत्र की विशेषताओं का पता लगाने और निगरानी करने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है भौतिक प्रक्रिया है। ठीक, देखिए जितना भी क्वेश्चन सब आपको मिलेगा सब फिलिंग द ब्लैंक का मिलेगा। अभी देखिए अभी जो उधर चल रहा है 8-10 क्वेश्चन सब देखिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से है। देखिए ये रिमोट सेंसिंग से है। इसके बाद फिर देखिए ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बाकी प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मैं
में एकीकृत कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं जो विजुअलाइज जानकारी को संग्रहित, इसका प्रबंधन और आपूर्ति करते हैं। तो इसका सही उत्तर है GIS। ठीक, इसके बाद इमेजिनरी शब्द का तात्पर्य किसी एयरबोर्न क्राफ्ट से ली गई इमेजिनरी से है, तो यह एरियल इमेजिनरी की बात हो रही है। इसके बाद एक छवि संप्रेषित करता है जिसके पाठक सुन, देख और महसूस कर सकते हैं। क्या इमेजिनरी जो है ये एक ऐसी छवि संप्रेषित करता है जिसके पाठक सुन, देख और महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छवियों के मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, कृषि आदि में कई अनुप्रयोग हैं। किन छवियों के? तो उपग्रह छवियों के मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, कृषि आदि के कई अनुप्रयोग हैं। वह प्रक्रिया है जो किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का पता लगाती है और उनकी निगरानी करती है। तो कौन सी प्रक्रिया है? रिमोट सेंसिंग। तो आइए हम अगले प्रश्न 102 नंबर पे चलते हैं। हमारा 102 नंबर प्रश्न है, GIS को सभी प्रकार की गतिविधियों में अधिग्रहण, संग्रहित करने, हेरफेर करने, प्रबंधन करने और प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C। भौगोलिक गतिविधियों को अधिग्रहण करने, संग्रहित करने आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटकों द्वारा की गई विकास प्रक्रिया के प्रमाण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों की परतों में मौजूद है। इसका क्या है? लौकिक पर्यावरण के घटकों द्वारा की गई प्रक्रिया के प्रमाण पृथ्वी की चट्टानों के परतों में मौजूद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंडरग्राउंड चैनलों के नेटवर्क से पानी के प्रवाह को प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? जल निकास की प्रणाली कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ढीली सतह सामग्री जो अधिकांश भूमि को कवर करती है, जिसमें अकार्बनिक कण और कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाता है? मिट्टी। यहाँ मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी हडसन की खाड़ी के पूर्वी तटों में पाई जाने वाली 4.3 अरब पुरानी हरे पत्थर की क्यारियाँ हैं। क्या हैं? चट्टानें हैं। ये हरे पत्थर की क्यारियाँ हैं। हडसन की खाड़ी ले लीजिए, जो हमारा ग्रीनलैंड है, उस पे ये हरे पत्थर की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इसीलिए ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड पड़ा, क्योंकि हरे पत्थर की पुरानी चट्टानें जो बहुत 4.3 बिलियन वर्ष पुरानी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल विज्ञान की एक प्रणाली है जिसमें विज्ञान की शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 900 शाखाएं हैं कुल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी शब्द से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीज़न। सामूहिक रूप से उन सभी पौधों और पेड़ों को संदर्भित करता है जो आमतौर पर एक विशेष क्षेत्र में संबंधित होते हैं। तो जंगल सामूहिक रूप से उन सभी पौधों और पेड़ों को संदर्भित करता है जो आमतौर पर एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें क्या मिट्टी का क्षरण होने वाले स्थानों पर दोबारा वनस्पति लगाई जा सकती है। कैसी? हल्का। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक जनसंख्या की पहुंच सीमित है, जिसका प्रभाव एक समग्र कल्याण और विकास पर पड़ता है। जनजातीय। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण वह पैटर्न है जिसमें लोग पूरे ग्लोब में रहते हैं। जनसंख्या वितरण वह पैटर्न है जिसमें पूरे ग्लोब में लोग रहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या नीतियाँ चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, खासकर यदि उन्हें व्यक्तिगत अधिकारों और मान्यताओं का उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, राजनीतिक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें क्या भरा जाएगा? स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता जैसे कारकों से भूमि का उपयोग तय होता है।
तो जैसे मतलब यहाँ पे भौतिक कारकों से भूमि का उपयोग होता है, तय होता है। अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 15%। ठीक, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधनों का तात्पर्य। संसाधनों का तात्पर्य महासागरों में पाए जाने वाले संसाधनों से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री। समुद्री संसाधनों का तात्पर्य महासागरों में पाए जाने वाले संसाधनों से है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान की इसमें से कौन सी शाखा है जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल शामिल है? तो यह है पारिस्थितिकी वह शाखा है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मामलों के संसाधन में, किन मामलों के संसाधन में पानी और बिजली का संरक्षण शामिल है? तो पर्यावरणीय मामले। ठीक, इसके बाद हम आते हैं इनपुट की प्रति इकाई। इनपुट की प्रति इकाई उत्पादन के वृद्धि का तात्पर्य फसलों की सिंचाई की गहनता से है। तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि। इनपुट की प्रति इकाई कृषि उत्पादन की वृद्धि का तात्पर्य। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन है, किसके? तो आप लोग सभी जानते हैं हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन सेक्टरों से भारत की अर्थव्यवस्था बनती है, देश में निरंतर बढ़ रही है, लगभग आधी जीडीपी का योगदान करते हैं, कौन? ग्रामीण क्षेत्र। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, अनुपयुक्त भूमि का उपयोग जहां खाद्य पदार्थों और ईंधन की लकड़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेज़ी से बढ़ने वाले पेड़ों का उपयोग करके गहरे जंगलों का शोषण से बचाया जाता है, कहा जाता है क्या? सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसका उत्तर सही होगा 15। फिर इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, किसके स्थान पे को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, अन्य संबंधित आवश्यकताएं और बाजार हैं? तो यहाँ इसका सही हो जाएगा उत्तर, उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता व अन्य आवश्यकताएं और वस्तुएं बाजार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, खाद्य तेल कृषि कच्चे माल पर आधारित हैं और उद्योग कहलाते हैं। कौन से उद्योग कहलाते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। ये सब जितने हैं। कोई औद्योगिक नीति, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कोई औद्योगिक नीति परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए द्वारा क्रियान्वित मानकों का उपयोग का एक समूह है। तो सरकार द्वारा क्रियान्वित मानक। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 127 नंबर, वह भूमि जो औद्योगिक उत्पादों, कारखानों, बिजली संयंत्रों और अन्य निर्माण की अनुमति देती है जो किसी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल जोन कहलाती है। तो क्या होगा यहाँ पे? अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थव्यवस्था यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, इसके बाद हम अगले ऑप्शन में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में उद्योग और एक दूसरे के समानांतर हैं, कौन? व्यापार। उद्योग और व्यापार एक दूसरे के समानांतर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, कितनी बड़ी रेलवे प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर है चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है भारत। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही देश के लोग के बीच व्यापार भले ही उनमें दूसरे पहलुओं के दृष्टिकोण में अंतर हो, व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतर क्षेत्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संघर्ष या बहस में शामिल दो पक्षों के बीच एक आधिकारिक एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? तो समझौता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शहरी नियोजन की अवधारणा भारत में पुरानी है, तो ये है 5000 वर्ष पुरानी, यानी जो सिंधु सभ्यता है वो शहरी आधार पे बनी थी। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क जल निकास प्रणाली में दो भाग होते हैं जिसमें जल निकासी और कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है नालियाँ।
ठीक। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नेविगेशन, फसल सिंचाई, जल आपूर्ति, जल निकासी के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक नदियों और कृत्रिम जलमार्गों को जलमार्ग कहा जाता है। कौन सा जलमार्ग कहा जाता है? इनलैंड जलमार्ग कहा जाता है। ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न है देश में घरेलू व्यापार का महत्व के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन देश में घरेलू व्यापार का महत्व देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। अधिवास गहराई से सीधे भूमि से संबंधित है। कौन सा अधिवास? ग्रामीण अधिवास। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति प्रवसन, निजी क्षेत्र में वृद्धि और परिवहन की उपलब्धता के प्रमुख कारण है। कौन? शहरीकरण। फिर इसके बाद मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्तियां कौन सी बस्तियां हैं? जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हैं। तो मलिन बस्तियां शहरी बस्तियां हैं। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है शहरी नीति के समानतापूर्वक शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समन्वय तंत्र प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय शहरी नीति। ठीक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रीय योजना भौगोलिक क्षेत्र द्वारा परिभाषित योजना का एक रूप है जिसमें आमतौर पर एक भूमि क्षेत्र शामिल होता है जिसमें कई शामिल होते हैं। क्या? कई शहरें शामिल होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नीली क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका सही उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च की गई। ठीक। नीली क्रांति। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? तो उसकी अवधि है 1956 से 1961 के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है टाउनशिप प्लानिंग एक ही स्थान पर नई इमारतों, सड़कों और पार्कों का ही एक है। क्या है? डिज़ाइन है टाउनशिप प्लानिंग। शहर उन शहरों के भीतर बसी अनौपचारिक अधिवासों के संदर्भित करता है जिसे आवास सुविधाएं अपर्याप्त, रहन सहन और स्थिति दयनीय होती है। तो ये होगा झुग्गियाँ। यहाँ पे झुग्गियाँ हो जाएगा जहाँ पे शब्द झुग्गियाँ उन शहरों के भीतर अनौपचारिक रूप से अधिवास होते हैं, तो उनको संदर्भित कर रहा है ये, जहाँ पे आवास की सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं झुग्गियों में, और झुग्गियों में रहन सहन की स्थिति क्या होती है? दयनीय होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं गाँवों में शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवास का परिणाम है। किसका परिणाम है बताइए? तो शहरीकरण का परिणाम है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। विकास वह शब्द है जो किसी देश के कुछ क्षेत्र की सुविधाओं, बुनियादों, ढांचों के साथ विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर सामाजिक आर्थिक अर्थ में माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षेत्रीय विकास वह शब्द है। ठीक। तो अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो उसकी विकास दर कितनी रही, ये पूछा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास दर रही है 3.60। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था, भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाए। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 149। तो बहुस्तरीय योजना एक अधिक एकीकृत प्रयास है जो, अब क्या भरा जाएगा इसमें? जो प्रक्रिया में सभी प्रशासनिक, भौगोलिक और राजनीतिक पदानुक्रमों में सहयोग शामिल करती है। तो वो है प्लानिंग प्रक्रिया है। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट और अंतिम प्रश्न पे। हमारा अंतिम प्रश्न है कोपेन वर्गीकरण के प्रकारों पर केंद्रित करते हैं।
कोपेन किसके वर्गीकरण के प्रकारों पर केंद्रित हैं? तो ये हैं जलवायु के प्रकारों पर ये कोपेन जी केंद्रित हैं। तो आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देख लिया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी ज्योग्राफी विषय से संबंधित किसी अन्य टॉपिक पर या किसी अन्य पेपर को लेकर के। तब तक जितने भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि ये चैनल हमारा नया है और हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और इस तरह से जितने भी ज्योग्राफी संबंधित विषय के पेपर होंगे मैं इस वीडियो में डालता जाऊंगा, और कुछ पहले से भी पड़े हैं, आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जा कर के आप उसे देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।